हमारे मीडिया जैसा तो दुनिया का कोई मीडिया संभव ही नहीं। ब्रांड मोदी। दरअसल ये मीडिया है ही नहीं, ये तो क्रिमिनल गैंग हो चुका है। ये देखिए गुंडा कर दिया। जो प्रेस था उसको अल्सेशियन कुत्ते में बदल दिया गया। वो पब्लिक को काट रहा है, विपक्ष को काट रहा है, जनता को काट रहा है। पहले ये जो अपना भोपो बजाना है ना, इसको आप लोग बंद कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कुछ प्रायोजित लोगों को कथित इंटरव्यू दे जिसमें वो पूछे कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? कि आप थकते क्यों नहीं? Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? इस तरह के सवाल दुनिया में लोकशाही नहीं करती। हमने किसी प्रधानमंत्री को इतना ठाली नहीं पाया, इतना खाली नहीं पाया। वो अपना एक ही चेहरा हमारे आपके सामने लेके आना चाहते हैं जिसमें उनकी सफलता का डंका बज रहा हो। बदले हुए कपड़ों से जो दिन में वो कई बार बदलते हैं जिससे वो सुंदर लगे। आज मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी पापा। आज मोदी जी ने ईरान का कान पकड़ के उसको बैठा दिया। दी पापा। उनकी विदेश यात्राओं का भी भयानक रिकॉर्ड है। गुजरात में जितने भी सीएम हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी अकेले सीएम रहे हैं जिन्होंने सबसे कम असेंबली सेशंस बुलाए। इन्होंने आके सबसे पहले इस कानून की धज्जियां उड़ा दी, खत्म कर दिया इसको। इन्होंने अपने 11-12 साल में एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया, एक भी, जो हमें आपको नागरिकों को एम्पावर करता। हमारे तमाम लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जमानतें नहीं हो रही हैं और प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना पड़े। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। हमारा लोकतंत्र जो है वो चौराहे पे फंस गया है। हम इस चौराहे पे क्यों फंस गए हैं? वो हम इसलिए फंस गए हैं कि लोकतंत्र में लोक के लिए तंत्र जवाबदेह होता है। हमने जवाबदेही को खो दिया है। क्यों खो दिया है? एक प्रधानमंत्री जो है वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रहना चाहता। वो किसी को किसी चीज का कोई जवाब नहीं देना चाहता। वो अपने मन की बात तो कहना चाहता है, बाकी वो चाहता है कि उसके मन की ही बात सब सुने और सिर्फ सुने, कोई उससे सवाल न करे। तो वो इस परिस्थिति को निर्मित करने की कोशिश में हमारे इस लोकतंत्र के चौराहे को उसने जाम करा दिया है। सारी संस्थाओं को अपंग बना दिया है। नतीजा ये हो रहा है कि हमारे वो हर माध्यम जहां पर हम लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाने की कवायद करते हैं वो सब चौराहे पर जाम हो गए। एक प्रधानमंत्री जो अपने आप को पराव मानव भी कहते हैं, वो तो नॉन बायोलॉजिकल अपने को कहते हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ उस तरह की व्यवस्था में हम उन्हें लें जैसा मध्यकाल या उसके पूर्व होता था, जिसमें राजा को भगवान माना जाता था और भगवान किसी के लिए क्यों जवाबदेह होंगे। तो वो ये इस परिस्थिति को लोकतंत्र में निर्मित करना चाहते हैं जो संभव नहीं है। और ये जो एक दूसरे के विचारों में जो एक बहुत बड़ा अंतर है उसने हमारे लोकशाही को इस चौराहे पर जाम कर दिया है और इसीलिए उसके इस तरह के अव्यय हम देख रहे हैं। अब ये जो मेरी राय है इसको हम तथ्यों के आधार पर खंगालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होते हैं वहाँ हर बुधवार को दोपहर संसद बैठती है और 30 मिनट के लिए हर बुधवार जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसको सीधे सवालों का जवाब देना है। जो विपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन है वो 6 सवाल पूछ सकता है और 15 सवाल पूछेंगे रैंडम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी सवाल हर बुधवार को प्रधानमंत्री को संसद में इसका जवाब देना है। आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ 12 साल हो गए, 12 साल से प्रधानमंत्री जी कुछ घंटों के लिए आए होंगे संसद। और संसद की जो कार्यवाही है हमारी पहले 130-35 दिन की होती थी जब आज़ादी आई और शुरुआती संसद थी। अब घटते घटते 50-55 दिन की रह गई है। और इन 50-55 दिनों में भी आप देखते हैं कि ऐसे सवाल जो इस सरकार को असहज कर सकते हो, उन पे बहस न हो, ये व्यवस्था करने की पूरी व्यवस्था हमारे सदन में होती है। वही सब कुछ होता हुआ आपको आज नजर आ रहा है। क्योंकि इस समय सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं, युद्ध चल रहा है, हम कठिनाई में हैं, एलपीजी हमारे पास नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं, रेस्टोरेंट्स के लिए हम एलपीजी नहीं दे पा रहे हैं, डोमेस्टिक जो एलएनजी हम देते थे उसमें दिक्कत है और हमारी नीतियों में इस बीच बहुत परिवर्तन हुआ है। सारे परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ही जवाब के लिए उपलब्ध नहीं, कौन पूछेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये कमाल का रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। लोकतंत्र में कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई प्रधानमंत्री प्रेस का आमना सामना न करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे, एक भी न करे। कुछ प्रायोजित लोगों को कथित इंटरव्यू दे जिसमें वो पूछे कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, या कुछ इस तरह के संवाददाता सामने बैठाए जाएं जिनका बाद में सब फोटो आ जाए कि वो पहले उन्होंने क्वेश्चन लिख के प्रधानमंत्री को दिए हुए हैं और किसी में क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। और ज्यादातर सवाल कुछ इस तरह से हो रहे हैं कि आप थकते क्यों नहीं?
इस तरह के सवाल दुनिया में लोकशाही नहीं करती। लोकशाही वो सवाल करती है जिससे जवाब देने वाले शासन के प्रमुख असहज होते हैं, कठिनाई में पड़ते हैं, कई बार हकला जाते हैं। ट्रंप भी लगभग रोज मीडिया के सामने होते हैं। उनकी जो संसदीय स्क्रूटनियां हैं वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन मीडिया के सामने आप उन्हें दिन में 2-3 बार होते हैं। वो ये सुविधा हमारे प्रधानमंत्री ने ही अपने लिए पैदा कर ली है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से अजीब है, जिसमें उन्होंने अपने को किसी भी किस्म की जवाबदेही से परे कर लिया है, और तो और संसद से भी परे कर लिया है। इसलिए संसद भी फंस गई है। जो मैंने कहा कि हम एक चौराहे पे जाके फंस गए हैं, वो इसीलिए कहा कि उस चौराहे पर जाने वाले माध्यम क्या है। हमारे यहाँ जुडिशरी है जो फ्री होनी चाहिए, प्रेस है जो फ्री होना चाहिए, संसद है जिसमें सवाल होने चाहिए। ये सब आके चौराहे पे फंस गए हैं, क्योंकि ये कोई भी जो नियत दायरा है उसमें नहीं चल रहे हैं, और एक्चुअली ये चल ही नहीं रहे हैं। ये सब मिलजुल के एक काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को किसी किस्म की कठिनाई न हो, किसी सवाल का उनको सामना न करना पड़े, किसी चीज का उत्तर न देना पड़े जिससे वो असहज हो सके। वो अपना एक ही चेहरा हमारे आपके सामने लेके आना चाहते हैं, जिसमें उनकी सफलता का डंका बज रहा हो, जिसमें वो सुंदर लग रहे हो, जिसमें वो बदले हुए कपड़ों से जो दिन में वो कई बार बदलते हैं, या वैसे साधनों पर हो जिससे वो सुंदर लगे। वो सिर्फ सुंदर, अच्छे और सफल दिखना चाहते हैं। वो हमारी असफलताओं में कोई साझा नहीं करना चाहते। वो मणिपुर जो 4 साल से परेशान है उस पर वो बोलना नहीं चाहते। कश्मीर में जो समस्याएं हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ हर दूसरे दिन कहीं हमें उद्घाटन करते हुए मिलते हैं। ये एक बड़ी अजीब स्थिति है। प्रधानमंत्री जी को ये बड़ा शौक है कि वो मोनोलॉग करना चाहते हैं। हर हफ्ते तो उनका मन की बात आता ही है। ये अजीब सा कार्यक्रम है, ये एक रेडियो कार्यक्रम है। इस रेडियो कार्यक्रम को वीडियो पे शूट किया जाता है। रेडियो कार्यक्रम जो कान से सुनने के लिए होता है उसको वीडियो से शूट किया जाता है। फिर वीडियो से शूट किए हुए फुटेज जो है विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर, सरकारी और गैर सरकारी पर दिखाया जाता है। पार्टी को निर्देश होता है, सरकार के ऑफिसर्स को निर्देश होता है, स्कूलों को निर्देश होता है कि जबरन उसको वीडियो पर देखें। रेडियो पर बोले गए कार्यक्रम को वीडियो पर देखने के निर्देश में पूरे देश में जगह जगह लोग बैठाए जाते हैं। फिर वो लोग जो बैठाए जाते हैं उनको रिपोर्ट बैक करना है। तो जनरली आप देखते हैं कि तमाम मुख्यमंत्री वगैरह लगाए हुए हैं, वहां भी उनको शूट किया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के मन की बात सुन रहे हैं, और वो बड़े मन से, कई बार सोते हुए मन की बात सुनते हुए, और कई बार जगते हुए ये दिखाते हुए कि हम नोट भी कर रहे हैं, कई मुख्यमंत्री इस तरह से भूमिका में, और फिर वो वीडियो देश भर में प्रसारित किए जाते हैं। ये दुनिया का एक लौता अपनी तरह का कार्यक्रम है जो रेडियो पर होता है और वीडियो पर दिखाया जाता है। एक आरटीआई से पता चलता है 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री जी, जहां चुनाव होता है वहां उनकी एकाएक यात्राएं बढ़ जाती हैं। वहां उसके 6 महीने पहले से प्रधानमंत्री के राज्यों के चुनाव में या इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, दिल्ली वगैरह में, प्रधानमंत्री जी उपलब्ध होते हैं और वहाँ विकास कार्यक्रमों के उद्घाटनों के लिए उनको ले जाया जाता है। ये इस मामले में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक हमने ट्रेन चलाई नई वंदे भारत। इसके पहले भी हमारे यहाँ विशेष ट्रेन आई हैं, शताब्दी आई है, राजधानी आई है। हमने किसी प्रधानमंत्री को इतना खाली नहीं पाया, इतना खाली नहीं पाया कि वो हर ट्रेन का जो कहीं से कहीं के लिए शुरू करने वाली हो उसका उद्घाटन करने, हरी झंडी दिखाने पहुंचे। और इनके जाने पर खर्च देखिए। कर्नाटक में ये जो 27 फरवरी को गए थे, एक इनका कार्यक्रम था, शिवमोगा में एक उद्घाटन था, तो 33 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। इवेंट पर 18 करोड़, भीड़ लाने के लिए 1800 बसें लगाई गई, उस पर 4 करोड़ 11 लाख रुपए। सड़क मरम्मत की गई क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो सड़कें वड़कें साफ होनी थी, उस पर 14 करोड़ 35 लाख। फूल मंच सजावट पर 1 करोड़ 8 लाख, और 2 दिन योग दिवस दिखाना पड़ा, उस पर 56 करोड़। बेंगलुरु में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर था 23 करोड़। कलबुर्गी में एक कार्यक्रम था 11.18 करोड़। तो ये कुल 100 करोड़ से ज्यादा हो ही गया, मेरा ख्याल उससे भी ज्यादा। ये 2 दिन की कर्नाटक की यात्रा पर थे और ये खर्च हुआ इतना। अब इसमें बहुत सारा खर्च राज्यों पे डाल दिया जाता है। कई जगह जहां गवर्नर वगैरह का रूल है तो गवर्नर के जरिए राज्यों से खर्च करा लिया जाता है। कई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे रेलवे के मामलों में रेलवे खर्च उसको करता है। कई जगह हमारा जो डिफेंस का बजट है उसमें से डाइवर्ट करके खर्च किया जाता है। कई जगह हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय करता है, कई जगह गृह मंत्रालय करता है। इस तरह से तरह तरह से ये खर्च करके आपको स्वयं ही पता होगा। आप सिर्फ इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चले जाइए और 1 महीने का या 2 महीने का देख लीजिए। आप पाएंगे कि अगर महीने में 30 दिन है तो 30 दिन में अगर वो भारत में है, कई बार वो भारत में भी नहीं होते, भारत से बाहर जाने वाले प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड में भी उनके जैसा किसी का रिकॉर्ड नहीं है, तो उनकी विदेश यात्राओं का भी भयानक रिकॉर्ड है।
और देश में उद्घाटन करने के भी उनके रिकॉर्ड का कोई सानी नहीं है, तो ये अनवरत इतना खर्चा उन पर, ये देश जो दुनिया का सबसे गरीब आबादी वाला देश है, इतनी बड़ी गरीब आबादी दुनिया में कहीं नहीं है, उस देश के प्रधानमंत्री लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी उद्घाटन कार्यक्रम में इस तरह का, जैसे मैंने आपको खर्चा बताया, खर्चा करते हुए जा रहे हैं। अब ये सवाल है, इन सवालों के उत्तर चाहिए। ये उत्तर कहाँ से आएंगे? ये उत्तर या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें पूछे जाने पर आएंगे, आरटीआई का सवाल है उसमें पूछे जाने पर आएंगे, या संसद में जो सबसे प्रमुख है, जो देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है, ये वहां आने चाहिए। तो क्या वहां आते हैं? वहां न आए, इसलिए वहां ये परिस्थिति पैदा होती है कि वहां अब अविश्वास प्रस्ताव पे इसलिए बहस हो रही है कि वो स्पीकर जो इस सरकार को फैसिलिटेट करता है, जो एक कहानी बताता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी जवाब नहीं देंगे। क्यों? कहा गया कि उन पर कुछ महिला सांसद हमला करने की योजना बना रही थी। ये पहली बार हुआ है 78 साल में भारत में कि किसी प्रधानमंत्री को विपक्ष की महिला सांसदों के हमले से बचाने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण न देने के लिए मंच से व्यवस्था की गई, स्पीकर के मंच से, इसलिए वहां अविश्वास प्रस्ताव आया। यानी बात वही है कि प्रधानमंत्री को जवाब नहीं दे, जवाबदेह नहीं रहना। ये जवाबदेही का जो काम है, लोकशाही का जो सबसे प्रमुख काम है, ये उसको खत्म करने के लिए जो कोशिश है, ये कोशिश हमें यहाँ ले आई है कि हमारे चौराहे जाम हो गए। एक और मजेदार बात है, मैंने ये कार्यक्रम जब तैयार कर रहे थे हम लोग, इसके लिए थोड़ा बहुत डाटा, तो मैंने जो हमारे पास फ्री AI हैं, ग्रोक है, चैट GPT है, इन दोनों से पूछा कि दुनिया के ऐसे किसी राष्ट्राध्यक्ष का नाम बताइए जिनको नाम लेके ट्रंप साहब बार बार कुछ ऐसे सवाल उन पर कर रहे हों जो अपमानजनक हों, और वो उसको अवॉइड कर रहे हों या उनसे डर रहे हों इसलिए उसका जवाब न दे रहे हों। ऐसे कौन है? तो उन्होंने बताया, और आप भी ऐसा कर लें तो आपको भी वो बता देंगे कि सबसे ज़्यादा ये मामला मोदी जी के रिकॉर्ड में जाता है। मोदी जी दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनका सबसे ज़्यादा बार नाम लेकर ट्रंप साहब ने, जिनके बारे में, जिसे एक नागरिक के तौर पर, भारतीय नागरिक के तौर पर मैं फील करता हूं कि वो हमारे लिए अपमानजनक था, ऐसा वो कई बार संबोधन करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार भी, जबकि वो अनेक बार बहुत साधारण मसलों पर किसी क्रिकेटर के यहाँ किसी छोटी बात पर ट्वीट करते हुए मिलते हैं, और ख़ुद ट्रंप साहब के लिए भी वो ट्वीट करते हैं, इस तारीफ वाले जो ट्वीट होते हैं, लेकिन वो उसमें हमें इंगेज करते हुए नहीं मिलते हैं, अवॉइड करते हुए मिलते हैं। जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि वो एक्चुअली डरते हैं, वो लोग बल्कि कई और बातें कहते हैं, मैं उसको नहीं लेता कि वो कोई उनकी ऐसी चीज़ वहाँ है उनके पास, क्योंकि उन्होंने एक बार ऐसा कह भी दिया था, ट्रंप साहब ने, उन्होंने कह दिया था कि मैं मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर ख़राब नहीं करना चाहता। ये बात आप सोचिए कितनी अपमानजनक और कितनी बड़ी है। अगर इसमें भी कोई स्पष्टीकरण हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं देते और वो संदेह का वातावरण जो तमाम तरह की कहानियों को जन्म देता है उसको होने देते हैं, तो इसको क्या समझा जाए। एक और प्रधानमंत्री ने अवॉइड किया है उनको, लेकिन बाकी दुनिया में बहुत छोटे देशों में, कोलंबिया, जिसके राष्ट्रपति को वो वेनेजुएला की तरह किसी भी दिन चाहे तो उठा ले, ट्रंप जी आज तय करेंगे तो रात में कोलंबिया के राष्ट्रपति गायब मिलेंगे, हो सकता है वो किसी जेल में मिले अमेरिका की। लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने जब उन पर उन्होंने कहा तो उन्होंने उसका प्रतिवाद किया। लेकिन भारत में तो इस सब पर एकदम अजीब सी स्थिति है। तो ये मोदी जी का ये जो कैरेक्टर है, जिसको डिफेंड करने के लिए मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया टीम है जिसमें लाखों लोग हैं, जो इसको, जो मैं कह रहा हूं, इस तरह के किसी भी आरोप को जवाब देने के लिए वो जाने कितनी कहानियां लेके आ जाएंगे। उनके लिए पूरा भारतीय प्रेस समर्पित है, जो इसके बावजूद उन्हें शूरवीर साबित करता हुआ मिलेगा, जिसके बहुत सारे टैगलाइन आपको मिलेंगे कि आज मोदी जी ने ये किया, आज मोदी जी ने वो किया, आज मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी, आज मोदी जी ने गल्फ में ईरान का कान पकड़ के उसको बैठा दिया। इस तरह की बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ये जो सीधे सीधे सवाल हैं इनके उत्तर नहीं मिलेंगे। तो हमने थोड़ा सा कोशिश की कि ज़रा मोदी जी का मुख्यमंत्रित्व काल भी देख लिया जाए। ये जो कुछ अभी दिल्ली में हो रहा है उनके प्रधानमंत्री होते समय, क्या उसके संकेत पहले मिलते हैं? तो बिल्कुल मिलते हैं। गुजरात में आप देखिए, गुजरात असेंबली का रिकॉर्ड बताता है, हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने लिखा,
रामचंद्र गुहा को आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध हिस्टोरियन है और बहुत सारे हमारे देश के जो प्रतिष्ठित अखबार हैं या दुनिया के प्रतिष्ठित अखबारों में कॉलम लिखते हैं और बहुत पढ़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में इतिहास में जितने भी सीएम हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी अकेले सीएम रहे हैं जिन्होंने सबसे कम असेंबली सेशंस बुलाए। मतलब जो रिकॉर्ड भारत में दिल्ली में बन रहा है, देश की संसद में बन रहा है, वो रिकॉर्ड गांधीनगर में वहां विधानसभा में भी बना है। 2001 से 2012 कुल 327 सिटिंग्स हुई, यानी प्रतिवर्ष 30 से भी कम। जबकि उनकी पार्टी के एक दूसरे चीफ मिनिस्टर 4 साल 2 महीने रहे केशु भाई पटेल, उनके यहाँ एवरेज सिटिंग 50 से 52 थी, यानी लगभग इन्होंने आधी कर दी। जो सिटिंग उनके प्रेडेसेसर थे, उनके जमाने में जितनी विधानसभा बैठती थी, मोदी जी के जमाने में उसकी आधी हो गई। और उसके बाद ये था कि कई महीने गुजर जाते थे, असेंबली बुलाई नहीं जाती थी, और बुलाई भी गई तो जल्दी होती थी, एक दिन में ही अपने आदेश वगैरह निपटाए, बिल वगैरह निपटाए। और ये डेरेक ओब्रायन ने प्रिंट में लेख लिखा रामचंद्र गुहा के आर्टिकल का, जो स्क्रॉल में था, उसके आधार पर ये संदर्भ वहां से हमने लिया है। अब आप और देखिए उनका जो प्रेस से उस समय का व्यवहार। आप सब लोगों ने, मेरा ख्याल है, करण थापर वाले इंटरव्यू की क्लिप जरूर देखी होगी, जिसमें वो कहते हैं दोस्ती बनी रहे, और एक गिलास पानी पीते हैं और फिर उसके बाद इंटरव्यू को आधे पे दूसरे ही तीसरे सवाल पर छोड़ के हट जाते हैं। वो आपने देखा होगा। मिलता जुलता एक संदर्भ और है, और वो संदर्भ है राजदीप सरदेसाई के साथ। ये 2012 का है। इनसे अच्छा रिश्ता था उनका, खूब प्यार से बातें होती थी। लेकिन जब इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने 2002 वाला वही सवाल पूछा जो सवाल थापर ने पूछा था, तो मोदी जी ने कहा थैंक यू, और उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। एक और वीडियो है, आपने देखा होगा, एक हम लोगों के दोस्त मुझे कई बार बुलाते हैं अपने कार्यक्रम में, विजय त्रिवेदी का इंटरव्यू है, जो वो हेलीकॉप्टर में या जहाज में मोदी जी के साथ कहीं जा रहे हैं, उसी दौर का है। और वो भी वही सवाल पूछते हैं उनसे, मोदी जी उसका चुप रहते हैं, और वो गुस्से में जा रहे होते हैं, नजर आता है कि गुस्से में है। उसके बाद वो जब उतरते हैं तो विजय त्रिवेदी जी को वहीं छोड़ के चले जाते हैं हेलीकॉप्टर से। विजय त्रिवेदी जी फिर किसी तरह से वहां से, जहां भी वो सभा थी, वापस पहुंचते हैं। तो मोदी जी को जवाब न देने की जो उनकी वृत्ति है, ये आज की नहीं है, ये उनके मुख्यमंत्रित्व काल में भी थी, और उस जमाने में भी वो धीरे धीरे मीडिया से और सदन से, दोनों से अपनी जवाबदेही को कर्टेल करते हुए जा रहे थे। और बीबीसी का एक मशहूर इंटरव्यू है, उसको भी याद कर ले, जिसमें उनसे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि क्या आपने नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक चीज लगता है कि मैं कमजोर रहा इसमें, कि मैं मीडिया को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। और अब जब हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं तो देख रहे हैं कि उन्होंने मीडिया को कैसे हैंडल किया, और उससे मीडिया का क्या हुआ वो आप देख लीजिए। जब वो आए प्रधानमंत्री बनने तो मीडिया हमारा जो था वो 140 से नीचे था दुनिया में। हमारे मीडिया की हालत हमेशा थोड़ी घटिया रही है, लेकिन उनके आने के बाद 180-82 देशों में 160-61 पे वो पहुंच गया है। यानी अब तो खैर ढंग से स्टडी नहीं हुई, मैं तो ये कहूंगा, वरना हमारे मीडिया जैसा तो दुनिया का कोई मीडिया संभव ही नहीं है। दरअसल ये मीडिया है ही नहीं, ये तो अब क्रिमिनल गैंग हो चुका है, जो इस सरकार के लिए और सरकार में एक व्यक्ति के लिए इस देश को निशाना बनाए हुए है, इस देश के लोगों को निशाना बनाए हुए, इस देश के लोकतंत्र को निशाना बनाए हुए। ये तो क्रिमिनल है, और ये इस दौर तक पहुंचा दिया गया। और जिसलिए मैं वही बात फिर आऊंगा कि हमारा जो लोकतंत्र है वो चौराहे पे आके इसलिए फंस गया है कि जो स्वायत्त संस्थाएं थी, सबसे पहले उनकी स्वायत्तता छिन गई, उनको वेपनाइज कर लिया गया। जो प्रेस था उसको अल्सेशियन कुत्ते में बदल दिया गया। वो पब्लिक को काट रहा है, विपक्ष को काट रहा है, जनता को काट रहा है, सवालों को रोक रहा है। और जुडिशरी में इस तरह से हस्तक्षेप किया गया कि 4 वर्किंग जजेस, पहली बार हमारे इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के 4 वर्किंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बाहर आए और उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। और अब हम उसके सारे संकेतों को संकेंद्रित होते हुए देख रहे हैं। आप हमारी स्वायत्त संस्थाओं में सूचना के अधिकार वाली संस्था को ले लीजिए। हमारे देश में जो 2 सबसे बड़ी चीजें हुई थी, एक तो संविधान बना था, और संविधान में हमने लगभग सबसे पहले या दुनिया के साथ साथ स्त्रियों को बराबरी का अधिकार दिया था। हमारे संविधान ने स्त्रियों को मतदान के और अन्य जो अधिकार थे सबसे पहले दिए, और बहुत लड़ भिड़ के दिए। और आज के जो ये हिंदुत्ववादी फोर्सेस हैं, ये सब उसका विरोध कर रहे थे। ये स्त्रियों को वो सब अधिकार नहीं देना चाहते थे। ये उनके विवाह की उम्र वही पिछड़े और मध्यकाल की तरह बहुत नीचे लाना चाहते थे। 8-10 साल की बच्चियों की शादी करने के अधिकार चाहते थे, और उनको जायदाद में हिस्सा न मिले, इन सब चीज़ों के विरुद्ध थे।
वो स्त्रियों को उसी तरह से जैसे मध्यकाल में पिंजड़े में रखा जाता था वो सब करना चाहते थे। हमारे संविधान ने उसके लिए रास्ता दिया, सबसे पहले दिया, मतदान का अधिकार दिया, बराबरी दी। ये हमने बहुत पहले किया था और वोट देने का अधिकार जो सबको मिला। दूसरा हमारा काम 2005 में हुआ था, जब नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार उनके मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया और एक तंत्र बनाया गया जिसको कानूनन ये दर्जा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति 10 रुपए के एक नोटिस पर इस देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सकता है और प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने आके सबसे पहले 2019 में इस कानून की धज्जियां उड़ा दी, खत्म कर दिया इसको। इन्होंने सबसे पहले जो नियुक्ति सूचना आयुक्तों की होती है उसको बदल दिया, सरकार के अधीन कर लिया। उनका वेतन तय करने का अधिकार सरकार के अधीन कर लिया। नतीजा ये हुआ कि बरसों तक केंद्रीय सूचना आयोग में आयुक्तों की जगह खाली रही, बरसों। और प्रधानमंत्री के कार्यालय और अन्य बहुत सारे इस तरह के कार्यालयों ने जवाब देने से मना करना शुरू कर दिया। अब हमें बहुत सारे जवाब अब सूचना के अधिकार में मिलते ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने उसको खत्म कर दिया। इन्होंने अपने 11-12 साल में एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया, एक भी, जो हमें आपको नागरिकों को एम्पावर करता हो। नागरिकों के अधिकार छीनने के इन्होंने अनेक कानून बदले हैं और इसी सूचना कानून की तरह से उनकी हत्या की है और उसकी वजह से हमारे तमाम लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जमानतें नहीं हो रही हैं और नागरिक अधिकार के लिए लड़ना, बात करना, आज़ादी को आज़ाद होकर महसूस करना सब खतरे में पड़ गया। इसलिए लोकशाही को इस चौराहे में जो फंस गई है, एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए, उसकी तारीफ, उसको सफल दिखाने के लिए, महान बताने के लिए, उसको भगवान मानने के लिए, ये जो चौराहे पे हम फंस गए हैं, आइए सब लोग प्रयास करें और सवाल करिए और सवाल के जवाब मांगने के लिए लड़िए अगर लड़ना है तो, उस रास्ते से जो गांधी जी ने हमें सिखाया है। नहीं तो हमने अपने आप में जो आज़ादी की एक लंबी लड़ाई में असंख्य कुर्बानियां दे के हमारे पूर्वजों ने जो हमें सौंपा था, हमने उसको काफ़ी हद तक खो दिया है, हम उसे पूरा खो देंगे। ये कार्यक्रम इसी के लिए है। धन्यवाद।